आज हम बात करेंगे दुलाई वाली कहानी की रचनाकार राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। उनकी अमर कहानी दुलाई वाली के बारे में। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि भाई इस दुलाई वाले शब्द का मतलब आखिर होता क्या है। तो आपको बता दें कि इसका सीधा सा अर्थ है चादर ओढ़ने वाली स्त्री। आपके मन में यह जिज्ञासा जरूर जाग रही होगी कि भला चादर ओढ़ने वाली इस स्त्री की कहानी में ऐसा क्या खास है। तो चलिए ज्यादा इंतजार न करते हुए कहानी को पढ़ते हैं। काशी जी के दशमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिये की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलियों में लिपटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सूंघनी की एक पुड़िया थे। उस समय दिन के 11 बज रहे थे। गोदौलिये की बाई तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वो जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वसोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीन स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझला कर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया, बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ता से आ रहे हैं। आगरा से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा करने आई हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ यह बात है, नवल जो चाहे करवाए। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी टाटा भी रहा में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काट रही थी। कितने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा, बेचारे कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगेगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की सी झड़ी लग गए। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में ससुराल है। स्त्री को विदा करने आए हैं। ससुराल में एक साले साले और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में मेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर होगा। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगे। जानकी देवी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई भी चीज भूलने पर धीमी आवाज से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे सी नहीं कि दो चार नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों की सिवा और भी दो चार खुशामती घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे, एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं है, वे हर घड़ी बिछौने से बात करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतनी ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराया पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोते हुए इक्के पर जा बैठी थी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिगरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी।
अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, कोई जरूरी चीज भूला है? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहना है। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देसी में। जानकी जरा भौंगे टेढ़े करके बोलूं, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ढेवड़े दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर बिफर कर बोले, अगर मैं ढेवड़े दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देकर इसने ऐसा कहा, यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी अपनी चाल धीमी करती गंभीरता से आगे खड़ी। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी में शुरू से आखिर तक देखते गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा के भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखे, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे, मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आए, मुझे अच्छा उल्लू बनाए। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर छट गया और जानकी को लेकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ढ्योड़े का था। ढ्योड़े दर्जे का काम कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना बंसीधर ने बनारस छोड़ा। इसीलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाली थोड़ी सी ताजी पूड़ियों और मिठाई लेकर निराले में बैठे आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुध आई। सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं। वे रेल में खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात है। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठ। यदि वे चाहते तो इस समय ढ्योड़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा, थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारे सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनसे बातचीत करके समय बिताएंगे। तब वह स्त्री कुछ अचकचा कर थोड़ा सा मोल जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठे। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, पर उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 पौण ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनी तो ना ही आइलन, वो देखो रोवल करत है इन्हीं। दूसरी, अरे दूसरी गाड़ी में बैठे हुई है। पहली, दूर बहोरी ई जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी, तऊ हूँ भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्जेपुरा चढ़ी हूं ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह सुन न सके। तब पहली बोली, हट, हम पूछ ली ना, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो? आए इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गैया? पहली, अरे नाही जनलू, पयाग जी जमनई माकर नहाए जाला। दूसरी, भला पयाग जी काहे न जानित? अले काहे के नाहे, तोरे पंच के धर्म से 4 दाई नहा चुकी हुई। ऐसे उस मुआरी और गहन दका दका लग रहा। तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली अली अवे जाए के तो सब अवते जात बाटल बटे। खून या सही तो बिचरो विपत में न पड़ल बटे। ये हम पंचा है। राजघाट टिकस कट अउली, मुगल के सराय उतर लिया हो, दोना पुनः चढ़ लिया। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संग रही। द कौने टिसनिया पर ओकर मलिकवा उतरसे की जुरत तहिया गाड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नारी आए, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर। भला गड़िया दहीने कहाँ के खड़ी होए? पहलू मेहररुआ बड़ी उजबक रहला। भला केहू के चिल्ला से रेलियो कहीं खड़ी होला?
इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बाने बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले बाय का नाई ए साहब वो सुनी तो कलकत्ता तैले मसूलिया ले। अरे वो तो नाई की दूर से आवत रहे ना फरागत के बदे उतर ले। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी की देखबो ना क्यों गोई। तीसरी, हम देखे रह लियो मजे की टोपी देले रहलन। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर उग बैठ। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियां। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरूं। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयागराज उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर ही पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वागधारा दूसरी ओर बह चले। हाँ, यह बात तो आप भली कही। ना ही भैया, हम पंचे कहाँ कि केहू से कुछ कहें। अरे एक एक करत ना बाएं तो दुनिया चलत कैसे बाए। इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई को तो उस बेचारे को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हो। क्यों सो मैं नहीं बतला सकते। उस गाड़ी में जितने पुरुष थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फ्रांसीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर नहीं आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा। और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूंगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ क्यों न शिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया जो केहू बिना टिकस के आवत हुई है तो ओकर का सजा होला। अरे ओका ही नहीं चाहत रहा कि मेहरुआ के तो बैठा दिलन और अपुआ तऊ टिकस लेके चल दिलन। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाति व बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ रखा था किसी बहाने से भाग गए। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाए। अरे ये सब कहाँ गई। यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी सईद में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। आपने इतने में आपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तो ही उन स्त्रियों कहीं ले गई है ना। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या सब तुम्हारी करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वो तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ। वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ यह तो कहे, तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले। मिर्जापुर नहीं, मैं कलकत्ते से बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं ढेवड़े दर्जन ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले, करते करते यहाँ तक नौबत पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ सो माफ करो। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे साथ गुणवान के संग पहली बार रेल से आ रही थी बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रोला है, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की दुलाई बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपने अपने घर वाले को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। अब कथा सार को आसान भाषा में समझते हैं।
हिंदी साहित्य के प्रारंभिक और मौलिक कहानी बंग महिला द्वारा रचित दुलाई वाली एक विशिष्ट स्थान है। यह कहानी न केवल अपने समय के पारिवारिक और सामाजिक परिवेश का सुंदर चित्रण करती है, बल्कि इसमें हास्य, व्यंग्य, कौतुक और मानवीय संवेदनाओं का अनूठा संगम भी देखने को मिलता है। कहानी की कथा वस्तु बंशीधर और उनकी पत्नी जानकी देई की एक रेल यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। बंशीधर अपने ससुराल बनारस से पत्नी जानकी को विदा करने गए हैं। ठीक उसी समय उनके दूर के ममेरे भाई और घनिष्ठ मित्र नवल किशोर का एक तार मिलता है, जिसमें वह आगरा से अपनी नई बहू को साथ लेकर कलकत्ता से लौटने और मुगल सराय से एक साथ इलाहाबाद चलने का आग्रह करते हैं। मित्र के इस अचानक आमंत्रण पर बंशीधर छटपट अपनी पत्नी के साथ इक्के पर सवार होकर सिकरौल स्टेशन के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने स्वदेशी के कट्टर समर्थक नवल किशोर के सामने गलती से विलायती धोती पहन ली है, जिसे लेकर मन ही मन थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं। यात्रा के अगले पड़ाव यानी मुगल सराय पहुंचकर बंशीधर नवल किशोर की तलाश करते हैं, परंतु वे उन्हें कहीं नहीं पाते। निराश होकर वे जानकी को जनानी गाड़ी में बैठाते हैं और खुद तीसरे दर्जे के डिब्बे में सफर करने लगते हैं। मिर्जापुर स्टेशन पर जब बंशीधर पेट की भूख शांत करने के लिए पूरी मिठाई खरीदने उतरते हैं, तो यात्रा का असली और दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। उनके डिब्बे के समीप एक अन्य डिब्बे में एक उच्च घराने की स्त्री सिर से पांव तक चादर ओढ़े घूंघट काढ़े अकेली बैठी लगातार रो रही थी। इन सब परिस्थितियों के बीच बंशीधर अपनी सज्जनता का परिचय देते हुए उस डरी सहमी स्त्री को ढड़ास बांधते हैं और इलाहाबाद पहुंचने पर उसकी हर संभव मदद करने का संकल्प लेते हैं। जब गाड़ी इलाहाबाद स्टेशन पहुंचती है, तो बंशीधर उस अजनबी स्त्री को सुरक्षित उतारने और स्टेशन मास्टर से सहायता मांगने की उधेड़-बुन में लग जाते हैं। इसी आपाधापी में वो स्त्री और उसकी रखवाली के लिए छोड़ी हुई बुढ़िया अचानक गायब हो जाती है। बंशीधर जब घबराकर चारों तरफ तलाश करते हैं, तो वही दुलाए ओढ़े स्त्री उनके सामने प्रकट होती है। जैसे ही वह अपना मुंह खोलती है, वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं उनके मित्र नवल किशोर निकलते हैं, जो खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। पता चलता है कि नवल किशोर ने फ्रांसीसी छींट की दुलाई ओढ़कर यह भेष बदला था और रास्ते भर अपने मित्र बंशीधर के साथ मजाक कर रहे थे। बंशीधर को पहले तो इस शरारत पर थोड़ा क्षोभ होता है, परंतु जल्द ही वे अपने मित्र की इस ठिठोली को समझकर प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में दोनों मित्र अपनी अपनी जीवन संगनी के साथ हंसी खुशी अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। अब इनसे संबंधित प्रश्नों को भी देख लेते हैं। नंबर 1, दुलाय वाली कहानी की लेखिका का क्या नाम है? उत्तर है बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष। नंबर 2, कहानी में दुलाय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? उत्तर, एक प्रकार की चादर या ओढ़ने का वस्त्र यानी फ्रांसीसी छीट की दुलाई। नंबर 3, कहानी के आरंभ में बंशीधर काशी के किस घाट पर स्नान करके लौट रहे थे? उत्तर है दसवें घाट पर। नंबर 4, बंशीधर अपनी पत्नी को विदा करने कहाँ गए थे? उत्तर है बनारस। नंबर 5, बंशीधर की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर है जानकी दे। नंबर 6, दुलाई वाली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? उत्तर है 1907 में। नंबर 7, दुलाई वाली कहानी में सीता की उम्र कितनी बताई गई है? उत्तर है 10 वर्ष। नंबर 8, बंशीधर निम्नलिखित में किस कहानी का प्रमुख पात्र है? उत्तर है दुलाई वाली। नंबर 9, नवल किशोर कौन था जिससे मिलने के लिए बंशीधर बेताब थे? उत्तर है बंशीधर का ममेरा भाई। नंबर 10, बंशीधर ने गलती से कौन सी धोती पहन ली थी जिसे लेकर उन्हें नवल किशोर का डर था? उत्तर है विलायती धोती। नंबर 11, रेलगाड़ी में बंशीधर जिस अकेली स्त्री यानी दुलाई वाली को लेकर परेशान हो रहे थे, वह असल में कौन थी? उत्तर है नवल किशोर की नई बहू यानी भेष बदलकर स्वयं नवल किशोर थे। नंबर 12, बंशीधर ने किस स्टेशन पर उतरकर ताजी पूड़ी और मिठाई खरीदी थी? उत्तर है मिर्जापुर में। नंबर 13, दुलाई वाली कहानी हिंदी साहित्य की किस विधा की पहली कहानी मानी जाती है? उत्तर है मौलिक कहानी या प्रथम मौलिक कहानी। नंबर 14, बंशीधर गदौलिये की गली में स्थित किस टूटे से पुराने मकान में अपने ससुराल गए थे? उत्तर है अपनी पत्नी जानकी देई के घर, जहां उनकी सास, साला और साली रहते थे। नंबर 15, बंशीधर ने ससुराल से स्टेशन जाने के लिए अंत में किस सवारी को चुना? उत्तर है इक्के को। 1.5 रुपया किराया मांगने के कारण उन्होंने पालकी गाड़ी का विचार छोड़ दिया था। नंबर 16, ट्रेन के डिब्बे में बैठी जिस अकेली और डरी हुई महिला को लेकर बंशीधर परेशान हो रहे थे, उसने क्या ओढ़ रखा था? उत्तर है फ्रांसीसी छीट की दुलाई। नंबर 17, दुलाई वाली कहानी किस मुख्य सामाजिक विसंगति पर आधारित है? उत्तर है पर्दा प्रथा पर। 18, मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई, उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? उत्तर है दुलाई वाली कहानी की।